हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इस बार मैं एक स्पेशल सीरीज़ लेके आ रहा हूं। ये एक्चुअली एक डिमांडेड सिलेबस है, डिमांडेड कोर्स है। और दोस्तों, इसमें हमने देखा है कि कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल है भी नहीं, अवेलेबल भी नहीं है। खासकर इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल को कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ। और दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इस कोर्स को मैं इस तरह से डिज़ाइन किया हूँ और ऐसी चीज़ें और ऐसे फैक्ट्स मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि जो आपको एग्ज़ाम में तो बेनिफिशियल होगा ही होगा। 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और उसके साथ साथ ऐसा मटेरियल, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ, तो ऐसा मटेरियल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। किसी भी कोचिंग में, कोचिंग का जो नोट्स है या किसी भी पब्लिकेशन का जो बुक है, आपको ऐसा मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से लाभ उठा सकते हैं। मैं दावा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप सिर्फ़ और सिर्फ ये लेक्चर सीरीज़ पूरा देख लीजिए, जिसमें 4 या 5 वीडियोज़ होंगे। 5 लेक्चर में मैं इसको ख़त्म करूँगा। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये 5 लेक्चर है और यूपी स्पेशल पे 5 लेक्चर। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आपको कि ये छोटे लेक्चर्स होंगे, छोटे-छोटे होंगे और बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज़ होंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाएँगी उसमें, जिसका उपयोग आप एग्ज़ाम में कर पाएँगे। उसके साथ-साथ दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि बीच-बीच में मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊँगा, कुछ ट्रिक्स बताऊँगा जो कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, कि आप किसी भी आंसर को, सपोज़ दैट कोई क्वेश्चन पूछ लिया और उसका आंसर आपको पता नहीं है या आपने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन्स को आप कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज़ को पूरा देखना और कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप और क्या चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, ये भी हमको बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले बस एक यही निवेदन है कि आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे और हमको पहली बार मिल रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि एक्चुअली सिलेबस में क्या मेंशन है उत्तर प्रदेश के, जो यूपी स्पेशल है। तो उसमें देखिए, सबसे पहला है फर्स्ट पेपर में आपको स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इतना मेंशन किया है और इसमें 2 पार्ट में इस सिलेबस को डिवाइड किया है। पहला है हिस्ट्री वाला पार्ट, जिसमें पहला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए जो मेंशन है आर्ट एंड कल्चर में, वो है एक सबसे पहला टॉपिक है, वो है आर्किटेक्चर का। ठीक है, उसके बाद है फेस्टिवल का। देखिए दोस्तों, आर्किटेक्चर वाला टॉपिक समझ में आता है कि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट बहुत हुए हैं एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक उत्तर प्रदेश में। तो उसके जो फीचर्स हैं आर्किटेक्चर के, और कौन कौन किसका किसका ज़्यादा योगदान है, और मटेरियल्स क्या यूज़ किए गए हैं, थीम क्या है, ये सब चीज़ें उसके फीचर्स होते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का। जैसा कि हम यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, तो सेम उसी तरह से हमको यूपी का भी पढ़ना है। और इस टॉपिक को मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर किया हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो फेस्टिवल्स वाला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है क्वेश्चन पूछने का। लेकिन हाँ, अब ये सिलेबस में मेंशन है, तो मैं इसको डिस्कस ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिलेबस में कोई भी चीज़ छोटी है। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ की एश्योरिटी मैं आपको दे दूं कि सिलेबस में जो जो भी वर्ड लिखा है, हर वर्ड पे, हर सेंटेंस पे डिस्कशन होगा इस लेक्चर सीरीज में। और उससे पॉसिबल एज जो भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे, उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए फोक डांस है। तो देखिए, आर्ट में ही ये आएगा। आर्ट में भाई फोक डांस भी एक आर्ट है। ठीक है, तो फोक डांस से भी रिलेटेड देखिए, प्रीलिम्स में क्या होता है कि हम फोक डांस को रट लेते हैं कि यहाँ पे ये डांस होता है, वहाँ पे वो डांस होता है। लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से इसका जो पढ़ने का तरीका होगा, वो थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, अब फोक डांस का जैसे मान लीजिए कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, और अभी यहाँ पे उसका जो प्रिजर्वेशन है, मतलब कि कितना है या विलीन हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, या फिर उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मेंस के पर्सपेक्टिव से हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, वो है लिटरेचर का। दोस्तों, लिटरेचर के फील्ड में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल है।
और यहाँ से मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक दिया है रीजनल लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, अगर आप इसके पहले भी मेंस लिखे होंगे तो जो लोअर का मेंस होता है या फिर एसीएफ का जो मेंस होता है उसमें ये टॉपिक मेंशन है, और इसमें से एक अच्छा खासा क्वेश्चन वो उठा के पूछ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पूछ लेते हैं कि अवधी भाषा का जो स्पेशल फीचर्स है वो बताइए, या फिर कौरवी भाषा का एक बार पूछा था एसीएफ में। तो इस तरह से रीजनल लैंग्वेजेस से क्वेश्चन वो उठा के पूछ लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हेरिटेज, हेरिटेज में यहाँ पे टॉपिक है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का स्कोप भी है, लेकिन जब हम आर्किटेक्चर कर रहे होंगे तो उसी टाइम पे उसी में जो है हम इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सोशल कस्टम एंड टूरिज्म। सोशल कस्टम्स में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन टूरिज्म में बहुत ज़्यादा स्कोप है। दो कारण है इसका, पहला कि उत्तर प्रदेश ने 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया है टूरिज्म पे, और दूसरा उत्तर प्रदेश एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, हमेशा से ही है, लेकिन अभी जो है इसका जो टूरिज्म वाला इंडस्ट्री है ये और ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ भी बना रही है, फैसिलिटीज़ भी दे रही है, इन्वेस्ट भी कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट करने में। तो इस वजह से ये टूरिज्म वाला जो पोर्शन है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि टूरिज्म के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, और इसको दूर करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जियोग्राफी वाला जो पोर्शन है उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में, इसमें देखिए ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स एज यूजुअल का आप थर्ड पेपर में जैसे पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे भी पढ़ना है, स्किल डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद देखिए क्लाइमेट है, ठीक है, सॉयल है, फॉरेस्ट है, ठीक है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ है, माइंस एंड मिनरल्स है। ठीक है दोस्तों, ये इतना जो रिसोर्सेज वाला पोर्शन है इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये ना केवल यूपी स्पेशल एक्चुअली है, ये पूरा आपका थर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके साथ साथ देखिए सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इसमें केवल छोटा सा टॉपिक दिया है कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ जो इरिगेशन का सिस्टम है, उत्तर प्रदेश में जो इरिगेशन का सिस्टम है उसमें देखिए कैनाल्स भी हैं और ट्यूबवेल्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे कुआं से सिंचाई होती नहीं है, तो कैनाल्स और ट्यूबवेल्स में हमको यहाँ पे ये देखना है। देखिए केवल दिया है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल कैनाल्स और ट्यूबवेल लिख के चले जाइए कि दो सोर्स हैं, बल्कि हमको ये भी लिखना है कि जो कैनाल इरिगेशन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और उसकी क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। और उसी तरह से आपको ट्यूबवेल वाला भी लिखना है कि ट्यूबवेल जो इरिगेशन किया जाता है उससे हमको क्या फ़ायदा है, और ट्यूबवेल इरिगेशन के जो निगेटिव या आप कह सकते हैं कि इन्वर्स इम्पैक्ट्स हैं उन सब चीज़ों को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पेपर 1 का सिलेबस। उसके बाद हम देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस। ठीक है, पेपर 2 में बहुत छोटा सा सिलेबस मेंशन है, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश रिगार्डिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम। दोस्तों सेकंड पेपर में अभी हम इसके बाद हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो सेकंड पेपर का टॉपिक है और जो सेकंड पेपर का क्वेश्चन है उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू और जुडिशियल सिस्टम, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब दिया हुआ है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसको हम जब आगे अभी क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आ जाइए पेपर थर्ड में। पेपर थर्ड में स्पेशल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी के बारे में है थोड़ा सा। इसमें देखिए एक ये है कि स्टेट बजट, तो स्टेट बजट में हमको लेटेस्ट बजट देखना है कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस है और उस बजट का मेन फोकस किस एरिया में है। दोस्तों हमको यहाँ पे ये नहीं रखना है कि किस सेक्टर के लिए कितना पैसा डाला गया, कितना एफर्ट डाला जा रहा है, बल्कि हमको ये देखना है कि नए इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं और हमारे नए बजट जो भी लेटेस्ट बजट है उसका मेन फीचर क्या है और उसका मेन फोकस किस एरिया पे है, किस सेक्टर पे है, और उसके साथ साथ हमको ये देखना है कि बजट में और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था या फिर जो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ दी गई होंगी कुछ, तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों इसको भी हम बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। स्टेट बजट जो लेटेस्ट बजट होगा उसका पूरा एनालिसिस होगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल रिसोर्सेज। देखिए अब इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर तो आप समझ ही सकते हैं कि एक तो भारत ही कृषि प्रधान देश है, ऊपर से उत्तर प्रदेश का जो प्लेन एरिया है, जो इंडो गंगेटिक प्लेन है,
आप देख सकते हैं कि जो प्लेन है वो मेजर एरिया उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एग्रीकल्चर ही मैक्सिमम पॉपुलेशन करती है और इसका जो है नेशनल डेवलपमेंट में या फूड सिक्योरिटी में आप कह सकते हैं कि बहुत ही मेजर रोल है। तो इसलिए एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन बनता है और इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा कि हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, मतलब कि जो उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर है, इसके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने कैसे एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन या जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि आप लैंड रिफॉर्म को देख लीजिए, आप जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसका इम्पैक्ट देख लीजिए। तो ये सब जो रिफॉर्म्स हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इनका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, सोशल इम्पैक्ट क्या रहा है, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये सब इम्पैक्ट क्या रहा है, और उसके साथ साथ वे फॉरवर्ड हम एग्रीकल्चर को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके साथ साथ देखिए इंडस्ट्री के रूप में हालांकि उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सो फार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, पॉसिबिलिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि एक तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, चीप लेबर है, फिर उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर लीजिए, और नियर बाई एरिया में आपको कोयला भी मिल जाता है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा ठीक ठाक है, अभी उसमें और भी इम्प्रूवमेंट करना है। अब हम कमज़ोर कहाँ पे पड़ते हैं? हो सकता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कहीं कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ रहे हों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्किल्ड लेबर की कमी हो सकती है, और थोड़ा सा जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है उसको अगर हम ठीक करेंगे तो इंडस्ट्री जो है हमारा उत्तर प्रदेश में बहुत आसानी से डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरह से मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, आप मेरा इंटेंशन समझ रहे होंगे कि मैं किस दिशा में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस माइंडसेट से ये सारे जो टॉपिक हैं इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल और भी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को हम डेवलप करेंगे और इसका महत्व क्या है, ये चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पेपर थर्ड में इतनी चीज़ें मेंशन हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद पेपर फोर्थ में अब जो एथिक्स वाला पेपर है तो उसमें कुछ यूपी स्पेसिफिक तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए पेपर 4 में कोई यूपी स्पेशल नहीं मेंशन किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पेपर थर्ड में और भी चीज़ें हैं वो ये हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट। देखिए स्किल डेवलपमेंट वाले से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स वाला जो पोर्शन है उसको पेपर फर्स्ट में भी मेंशन किया है, इसलिए हमने कहा कि इसको पेपर थर्ड में भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर स्कीम। देखिए गवर्नमेंट प्रोग्राम और वेलफेयर स्कीम ये छोटा सा दिया है, लेकिन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट की तो बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम रोज़ लॉन्च होते रहते हैं, तो हम कितना प्रोग्राम और पॉलिसीज़ पढ़ेंगे? नहीं, इसमें हमको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे पॉलिसीज़ पे फोकस करना है जिसका बहुत ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हो, बहुत ब्रॉड मिशन हो और बहुत ब्रॉड इम्पैक्ट उनका पड़ रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कुछ हम स्कीम्स को उठाएंगे, ना कि हम केवल अभी 2017, 18, 19 के स्कीम्स को उठाएंगे, बल्कि एक दो स्कीम जो पहले से चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे 1990s का जो एरा था उस टाइम पे कुछ स्कीम्स चली थी किसानों को लेकर के, किसान बही खाता और इस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड वाला, ये सब स्कीम्स, कुछ छटे हुए स्कीम्स हम 4-5 स्कीम्स देखेंगे और उसमें जो कमियां हैं उसके और उसमें जो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद देखिए वापस से फिर इशूज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो वापस से देखिए एग्रीकल्चर वाला पोर्शन उठा के फिर से यहीं पे रख दिया, तो हम इसको बार बार नहीं करेंगे, हम एक ही बार करेंगे। जब हम एग्रीकल्चर वाला पोर्शन उठाएंगे तो वहीं पे हम सारी चीज़ें देखेंगे और वहीं पे हम इरिगेशन वाला भी पार्ट देखेंगे, तो बहुत ही आसानी से एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस विद द स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, ये तीसरे पेपर में मेंशन किया है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट होती है तो उसमें एक जो फैक्टर है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर का भी फैक्टर है, तो हम उसको भी यहाँ पे थर्ड पेपर में देखने वाले हैं। अभी देखिए दोस्तों, जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिविल डिफेंस है, ये सब चीज़ें ना आप अगर गवर्नेंस की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नेंस को कवर कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये चीज़ पढ़ लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम यहाँ पे कोई उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हमारा जो गवर्नेंस वाला सीरीज़ है, आप मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें गवर्नेंस वाले में
शायद 9th और 10th लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि जुडिशियल रिफॉर्म, ठीक है दोस्तों, लीगल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म, 3 रिफॉर्म की मैं बात किया हूँ उसमें। तो आप वहाँ पे जा कर के उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उसका जो पीडीएफ दिया हुआ है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं भी इसमें नहीं करवाऊँगा इसको, क्योंकि इसको हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यूपी से कितना क्वेश्चन आया था, किस पेपर में कितना क्वेश्चन आया था और उसका वेटेज क्या था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था गिव एन अकाउंट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ना, मैं भी जब मेंस लिख रहा था तो इस क्वेश्चन को देख करके एक बार दिमाग में ये आया यार कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि अगर मिनरल्स की हम बात करें तो मिनरल्स के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, और इसलिए रिच नहीं है तो बहुत ज़्यादा लोग उस पर फोकस भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आया है तो हमको उसमें लिखना है। तो जो प्रीलिम्स के लिए हम तैयार किए थे कि डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, तांबा कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, तो उसको हमने, और कोयला के बारे में भी जो है सिगरौली वगैरह, तो उसको हमने एक, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप कम जानते हैं लेकिन उसको अच्छे से लिखना है। तो अब एक क्वेश्चन जैसे कम जानने वाला था तो इसको अच्छे से लिखने का तरीका क्या था, एक सिंपल सा छोटा सा यूपी का मैप ड्रा कीजिए और उसके बाद उसमें पॉइंट आउट कर दीजिए कि कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट बढ़ जाता है। सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति आपका कॉपी चेक करने वाला है वो आपके मैप्स को देखेगा तो उसको वहीं पे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये किस चीज़ की बात कर रहा है और कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, एटलीस्ट इसको पता है ये चीज़। तो उसके बाद एक एक लाइन, दो दो लाइन उस मैप के बारे में उसी चीज़ को इंडिकेट करते हुए लिख दीजिए, और बाद में ये लिख दीजिए कि मिनरल्स को जो एक्सट्रैक्ट करना है उसमें हमको प्रॉब्लम क्या हो रही है और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गिव जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन। दोस्तों मैक्सिमम लोग जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं था ना, वो ये क्वेश्चन देखने के बाद परेशान हो गया कि उसको लिखना क्या है। और जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला स्टूडेंट नहीं है वो कल्चरल रीजन का मतलब सिर्फ इतना समझता है कि बुंदेलखंड के बारे में हमको वहाँ पे नाच गाना, ठीक है दोस्तों, और वहाँ का पहनावा, खाना पीना कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था। कल्चरल रीजन का एक डेफिनीशन होता है, आप उसको सबसे पहले कल्चरल रीजन का डेफिनीशन लिखिए और उसके बाद उसके जो फीचर्स होते हैं कल्चरल रीजन के उसको आप बुंदेलखंड के पर्सपेक्टिव में वहाँ पे डिस्कस कीजिए। ये जो है दूसरा क्वेश्चन था। और दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन 8-8 नंबर के थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप डिटेल में नहीं भी लिख पा रहे हैं तो 8 नंबर में आपको 3 नंबर 4 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, और बिलीव मी ये सीरीज करने के बाद ना आपको भी बहुत ही आसान लगने लगेगा ये क्वेश्चन। उसके बाद था गिव एन अकाउंट ऑफ प्राइमरी टारगेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी। मैक्सिमम लोग इंक्लूडिंग मी ये क्वेश्चन और ये टूरिज्म पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश की थी इसको नहीं पढ़ा था, मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा था। लेकिन दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, कहीं भी किसी भी स्टेट का जो टूरिज्म पॉलिसी होगा या कंट्री का टूरिज्म पॉलिसी होगा उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, टारगेट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं। हालांकि अगर मान लीजिए टारगेट्स पूछा है और आपको फैक्ट्स लिखने हैं, तो अब फैक्ट्स तो आपको याद है नहीं, तो आप फैक्ट्स कैसे लिखेंगे, तो उसको राउंड फिगर में लिखिए। अब जैसे अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश ने ऐसा टारगेट किया है कि हम अगले 5 साल में 5 लाख लोगों को टूरिज्म सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो अगर आपको नहीं पता है कि ये 5 लाख का टारगेट इन्होंने रखा है तो आप राउंड फिगर में लिख दीजिए, क्योंकि ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो इसको आप लिखिए कि लैक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ टू बी क्रिएटेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो लाख्स में आप 1 लाख भी ले सकते हैं, 5 लाख भी ले सकते हैं, 10 लाख भी ले सकते हैं। तो ये पढ़ने, देखिए ऐसे क्वेश्चंस पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हाँ आपको जो एग्जामिनर है ना वो भी स्मार्ट है, वो भी ये जानता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो उसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तब फिर वो बेस्ट छाँटता है वर्स्ट में से, जो कम वर्स्ट होता है उसको वो ज़्यादा नंबर देता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको 0.5 मार्क्स ज़्यादा ले आने हैं, 1 नंबर ज़्यादा ले आने हैं, उसी से आपका काम बन जाएगा। और सब क्वेश्चंस में अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है, आप 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर ले आ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपका 3 नंबर 4 नंबर आ रहा है तो मचन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है दोस्तों, आपको 100% मार्क्स तो लाने नहीं है, 100% मार्क्स आपका कट ऑफ भी नहीं जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्मार्टली हैंडल किया जाता है। हालांकि इस सेक्शन में जो उत्तर प्रदेश का हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है और जो पहले हमने परेशानियां फेस की है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था 8 नंबर में, थ्रो लाइट ऑन द चैलेंजेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का आपको चैलेंजेज लिखना था और उसके बाद पूछा तो सिर्फ चैलेंजेज है, लेकिन आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था आपका 8 नंबर का। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, इसको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता था। उसके बाद पेपर 3 में 3 क्वेश्चन पूछा गया वापस से। पहला क्वेश्चन था एग्जामिन द मेजर प्रोविजंस ऑफ यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन। देखिए वापस से एक मिशन के बारे में पूछा, जैसा हमने बताया ना कि वेलफेयर स्कीम्स और प्रोग्राम्स चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो उसमें ये देखिए स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही हाईलाइटेड प्रोग्राम है। तो हमने कहा कि हर स्कीम के पीछे नहीं भागना है, हमको हाईलाइटेड प्रोग्राम के पीछे भागना है। तो स्किल डेवलपमेंट का जो मिशन है ये बहुत ही हाईलाइटेड है, या इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनिशियली उन्होंने स्टार्ट किया और उनका इस पर फोकस रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ये उत्तर प्रदेश के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो वर्कफोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, जो यंगस्टर हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो उनको स्किल करके हम प्रॉस्पेरस बना सकते हैं अपनी स्टेट को। तो इसलिए ये स्कीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है मेजर प्रोविजंस ऑफ द स्किल डेवलपमेंट, तो इसको नॉर्मली लोग पढ़े थे, मैंने भी इसको पढ़ा था, लेकिन अगर मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो नहीं पढ़े हैं उसमें क्या लिखेंगे, स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, आप अपना कॉमन सेंस लगा करके इस पर 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और ये क्वेश्चन था आपका 12 नंबर का। तो 12 नंबर में आपको इसमें कम से कम 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे कि आप अगर कोई कॉमन पॉइंट भी लिख के आएंगे तब भी, क्योंकि वो कोई इसमें फैक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेंशन द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये दोस्तों देखिए, अब स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में आप ऐसा क्या है कि जो आपको पढ़ना पड़ेगा। हर किसी स्कीम में आप 100% तो सक्सेस होते नहीं हैं, तो उसका कुछ सक्सेस चीज़ें लिख दीजिए, कुछ फेल चीज़ें लिख दीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया, मटेरियल तैयार हो गया, आपको नंबर कूट कूट के मिल जाएगा इसमें। उसके बाद अगला था एक्सप्लेन द इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डिस्कस द फैक्टर्स एक्टिंग एज ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। सबसे पहले तो इसमें देखिए 2 पार्ट है क्वेश्चन का, आपको ये समझना है। जब भी आपको बड़े क्वेश्चन मिले ना, तो उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। आपका आंसर थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपका आंसर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे ना वो टू द पॉइंट होगा, और यही मैटर करता है। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिस्पैरिटीज़ हैं, कहाँ उत्तर प्रदेश में कैसे डिस्पैरिटीज़ हैं। आप जानते हैं कि जो वेस्टर्न साइड है वो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है कंपेयर टू द ईस्टर्न पार्ट के, और जो बुंदेलखंड वाला एरिया है उससे। तो ये बताना है आपको कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो क्यों हैं। जैसे आप मान लीजिए कि जो वेस्टर्न साइड है वो दिल्ली के नज़दीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़्यादा स्कोप है, उसके बाद वहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ है, ग्रीन रिवोल्यूशन का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वहाँ के फार्मर्स थोड़े से एजुकेटेड हैं, प्रोग्रेसिव हैं, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो ईस्टर्न एरिया है आपका, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम प्रोग्रेसिव है, ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ पाया, और उसके बाद ये यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज जैसे बाढ़ हर साल आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा पोर्शन है, इसमें आपका बताना है कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उसमें डेवलपमेंट करने में हमको क्या क्या परेशानी फेस होती है। तो उसमें देखिए, जब भी इस तरह का ब्रॉड सब्जेक्टेड क्वेश्चन आए ना, तो इसमें आप सीधा सीधा सोशल कारण क्या हो सकता है, इकोनॉमिक कारण क्या हो सकता है, पॉलिटिकल कारण क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल कारण क्या हो सकता है, जियोग्राफिकल कारण क्या हो सकता है। तो आपके पास कितने पॉइंट्स आ गए, 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स में अगर आप 2-2 लाइन भी लिखेंगे ना, तो आपका 12 लाइन होगा, बहुत ही आसानी से। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, आप इतना लिख ही नहीं पाएंगे, तो उसको आप एक एक लाइन में उसको जो है कंसाइज करके आप उसको लिखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। इसमें 12 नंबर के
इस क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से 8 नंबर 7 नंबर बहुत ही आसानी से इसमें लिया जा सकता है। तो बहुत ही ईजी और मज़ेदार क्वेश्चन था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था राइट एंड नोट ऑन द चैलेंजेज एंड देयर सॉल्यूशंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश। देखिए सीधा सीधा जो सिलेबस में मेंशन है वही क्वेश्चन पूछ लिया है इसने। देखिए दोस्तों 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो सीधा सीधा सिलेबस से ही उठा के पूछे गए थे। ठीक है, जैसे परसूट ऑफ द इकोनॉमी, तो ये एकदम सीधा सीधा सिलेबस में मेंशन है और उसी में पूछ लिया था। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस थे ये 12-12 नंबर के थे, 12 तिहाई 36 नंबर, मतलब कि थर्ड पेपर में 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 36 नंबर आपका सीधा सीधा कहाँ से आया था, उत्तर प्रदेश स्पेशल से। तो इसका मतलब जो यूपी स्पेशल है ना, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, इम्पोर्टेंट मैटर करता है ये। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आज जो है सिलेबस के बारे में देख लिया है और कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लिया है। दोस्तों उसके पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि कितना क्वेश्चन कितना मार्क्स का जो वेटेज था वो कितना था। जैसा कि हमने इसमें देखा था कि 36 नंबर थर्ड पेपर में था, लेकिन सेकंड पेपर में जस्ट अ मिनट, सेकंड पेपर में सिर्फ 8 नंबर का था। ठीक है, सेकंड पेपर में जो वेटेज था वो सिर्फ 8 नंबर का था। और फर्स्ट पेपर में वापस से देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट पेपर में आपका 8, ठीक है, 8 8 16 और प्लस 12 मतलब 28 मार्क्स। ठीक है, 28 मार्क्स आपका फर्स्ट पेपर में, 36 मार्क आपका 28 मार्क आपका फर्स्ट पेपर में, 36 मार्क आपका थर्ड पेपर में और 8 मार्क्स आपका सेकेंड पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो ये वेटेज था। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों सिर्फ मैं इतना देखा हूँ कि सिलेबस हमारा क्या है और क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, कहाँ से किस सेक्शन से ज़्यादा आ रहे हैं और हमारा अप्रोच क्या होगा पढ़ने का। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। अपने दोस्तों में भी आप इसको शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन हाँ, बंद करने से पहले एक बार फिर से आप हम निवेदन करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे कि अगला लेक्चर आपको कल या परसों में आपको मिल जाएगा। तो आप जो है इसके लिए देखिए कोई ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे 10 घंटे यूपी स्पेशल के लिए रखिए। आप डेली आधे घंटे का कोर्स होगा, आप डेली इसको देखते रहिए, 4-5 दिन में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ आपको ज़रूरत लगे आप वहाँ पे उसका नोट्स भी बना लीजिए। दोस्तों देखिए ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारा जो पावर पॉइंट है वो मैक्सिमम इंग्लिश में है और जो मैं बोल रहा हूँ और जब मैं डिस्क्राइब करूँगा तो उसको एक सेंटेंस के रूप में हिंदी में डिस्क्राइब करूँगा, तो उसको जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।